जय नारायण बच्चों। अभी आपने एक वीडियो देखा, देख के खूब मज़ा भी आया होगा कि एक बस पे कितने ढेर सारे यात्री लदे हुए हैं और बस उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा भी रही है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने बस बेचारी की हालत देखी, कैसे यात्रियों से भरी पड़ी है, उसकी दुर्दशा हो रही है। तो आपके पाठ्य पुस्तक वसंत का एक पाठ है बस की यात्रा। यहाँ पर लेखक आपको समझाना चाहते हैं कि बस की क्या हालत हो जाती है जब उस पे अत्यधिक लोड डाल दिया जाता है, अधिक सवारी बैठा दी जाती है और उसको मेंटेन नहीं किया जाता। यहाँ पर बस के जो मालिक हैं, हिस्सेदार हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने की लालच में बस की क्षमता से ज़्यादा उससे कार्य लेते हैं और उसकी दुर्गति हो जाती है। तो आइए पढ़ते हैं बस की यात्रा। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हम सभी को हास्य तथा व्यंग पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। हिंदी के जाने माने व्यंग के लेखकों में एक अग्रणी नाम है हरिशंकर परसाई जी का। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। हरिशंकर परसाई जी का व्यंग लेखन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि समाज की बुराइयों की तरफ पाठक का ध्यान खींचना था। उन्होंने समाज तथा राजनीति में फैले भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ पर उन्होंने अपनी एक यात्रा का वर्णन किया है, संस्मरण है उनकी। इसमें वे अपने 4 मित्रों के साथ पन्ना से जबलपुर आना चाह रहे थे। तो पन्ना से सतना तक की यात्रा का उन्होंने बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुति की है। कहानी इस प्रकार है। 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लेखक ने सोचा मन ही मन, और उनको जो छोड़ने आए थे, चढ़ाने आए थे लोग, वो मना ही कर रहे थे कि शाम वाली बस में मत जाइए। तो इन्होंने पूछा, क्या पन्ना से सतना तक का रास्ते में डाकू वगैरह मिलते हैं? तो उनमें से ही किसी ने कहा, नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस को लोग डाकिन बता रहे थे, लेकिन लेखक ने जब बस को देखा तो उनके अंदर श्रद्धा और आदर के भाव जाग गए। इतनी वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। अब लेखक ने देखा कि अरे, बस तो बड़ी वयोवृद्ध है, बड़ी पुरानी है, जर्जर हालत में है। तब तक उनकी नज़र पड़ी कि अरे, बस के हिस्सेदार भी इसी में जा रहे हैं। अब लेखक ने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी ही बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। तब तक लेखक के एक डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। आदमी को कूच करने का अर्थ यहाँ पर है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है।
तो जो चढ़ाने आए हुए इनके साथी थे उन्होंने कहा हो सकता है कि ये बस ही इनका काल ना बन जाए। आगे इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आया था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब लेखक उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पंछी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। बस की हालत इतनी ख़राब थी कि हिस्सेदार साहब ने उसको फिर से ठीक ठाक करा, लेकिन वो थोड़ा बहुत फिर रेंगने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति का यहाँ अर्थ है कि इसकी हेडलाइट जो जल रही थी वो भी बुझ गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अब चांदनी रात थी, इसलिए बस को थोड़ा बहुत जो रास्ता दिख रहा था वह उस पर चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस व्यक्ति के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते। कहते, वह महान व्यक्ति आ रहा है जिससे एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी? पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण
कर जाना है। इस धरती पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। अब यहाँ पर जो लेखक बेचैन थे, जल्दी पहुँचना है, तनाव था। अब ऐसी जर्जर हालत में जब बस 4 बार रुकी, 5 बार, कभी टायर फिस, कभी दूसरा टायर खराब, और वो रेंगते हुए जब चल रही थी, अब वे इत्मीनान से बैठ गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक और लेखक के मित्रों ने सोचा कि क्या करेंगे। वे आपस में बैठ के हंसी मजाक करने लगे। तो बच्चों, यह व्यंग्यात्मक कहानी है। यहाँ पर व्यंग करते हुए एक बस के मालिक के लिए संदेशा है कि वह बस से अत्यधिक लाभ लेने के लिए, अपने को अत्यधिक लाभ पहुंचाने के लिए बस की हालत को सुधारता नहीं है और उसका दुरुपयोग होता रहता है। उसमें क्षमता से ज़्यादा यात्री बैठाए जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी को आप पढ़िए और इसमें आए हुए मुहावरों को छांटिए और अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।